मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक नए अध्याय ह्यूमन ज्योग्राफी जो नया चैप्टर है इसके अंतर्गत इसका अध्ययन अध्यापन करेंगे। मुख्य रूप से ह्यूमन ज्योग्राफी में जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है उसमें ह्यूमन ट्राइब्स जो जनजातियां हैं विश्व की उनके बारे में पढ़ना है। तो इन जनजातियों को हमने 3 भाग में मुख्य रूप से बांट दिया है जो 3 क्षेत्रों में निवास करती हैं। एक तो इक्वेटोरियल रीजन, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में जो जनजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, जहां पर आप जानते हैं कि बहुत ही कठिन जीवन होता है। जैसा कि रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है कि विषुवत रेखा का वासी जी लेता है हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक अपनी मातृभूमि के प्रति। तो इस प्रकार से मतलब वहाँ का भी जो निवासी है बहुत कठिन परिस्थितियों में निवास करता है, फिर भी अपनी मातृभूमि के प्रति अलौकिक अनुराग रखता है। तो ऐसी जनजातियों में मुख्य रूप से 4 जनजातियाँ आती हैं: पिग्मी, बोरो, शकाई और सेमांग। शकाई और सेमांग मलेशिया या मलाया के जंगलों के आसपास रहती हैं। पिग्मी मुख्य रूप से कांगो बेसिन में निवास करने वाली जनजातियाँ होती हैं और बोरो अमेजन बेसिन में निवास करने वाली जनजातियाँ होती हैं। ये सब बहुत ही एक कठिन परिस्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं क्योंकि प्रकृति का कहर इन पर प्रभावी रहता है। ये पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण में ढले हुए होते हैं, फिर भी इनका जीवन चलता है। तो आइए चलते हैं, हम आज एक जनजाति पिग्मी के बारे में पढ़ते हैं। इनका निवास क्षेत्र क्या है, इनकी उप प्रजातियाँ क्या हैं, इनकी शारीरिक बनावट क्या है, इनका प्राकृतिक वातावरण जहाँ पर रहते हैं वो क्या है, कोई किस नदी के आसपास रहते हैं, इनके भोजन कैसे हैं, वस्त्र कैसे हैं, औजार कैसे होते हैं और इनकी सामाजिक संरचना कैसे होती है, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से होती है, इसी के बारे में आज हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम हैबिटाट यानी पिग्मी का निवास क्षेत्र कौन सा है। पहले चलते हैं निवास क्षेत्र। पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है इसके बारे में हमें जानना है। तो एक मैप को हम इस पर बनाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है। आप समझ गए होंगे ये कहाँ का मैप है। ओके, समझ गए होंगे बिल्कुल। ये अफ्रीका का मैप है और ये इक्वेटोरियल रीजन है, विषुवत रेखा है। यहीं पर कांगो बेसिन का इलाका ये है और इधर पर थोड़ा सा युगांडा, इसी के आसपास पिग्मी जनजात रहती है। यानी अगर हम देखें भौगोलिक दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, तो पिग्मी जनजात विषुवत रेखा से 3 डिग्री उत्तर और 3 डिग्री दक्षिण की ओर ये जनजातियां मुख्य रूप से निवास करती हैं। कांगो और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में, खासकर इतुरी एक नदी है जिसका नाम है, यहां पर बहती है इतुरी, इसके आसपास में ज्यादातर जनजातियां पिग्मी रहती हैं। इतुरी नदी के आसपास रहने वाली जनजातियों को हम इतुरी कहते हैं। तो मुख्य रूप से यहां पर गैबान है, आप इस मानचित्र में देखेंगे, और यहां पर युगांडा। तो गैबान से लेकर के युगांडा तक इनकी बस्तियां यत्र तत्र रूप में नदी घाटी क्षेत्रों में बिखरी हुई मिलती हैं। नदी घाटी क्षेत्रों में भी ऐसा स्थान लगभग 4-5 मीटर की ऊंचाई पर जो होता है, ऊंचा स्थान, जहां पर थोड़ा सा इनके सुरक्षा के भाव से वहां पर जंगली जानवरों अटैक न करने पाएं, ऐसे स्थानों पर ये लोग अपनी झोपड़ियों को बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अफ्रीका में इतुरी नदी के आसपास, यहाँ पर गैवान से लेकर के युगांडा तक इनका विस्तार छिटपुट रूपों में मिलता है। ये 10 से 12 झोपड़ियाँ एक समूह के रूप में ये अपने बना करके यहाँ पर रहती हैं। इसके अतिरिक्त फिलीपींस, आप मानचित्र देखेंगे बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी एशिया का, तो वहाँ पर फिलीपींस जो क्षेत्र है उसके और दक्षिण पूर्व की तरफ फिलीपींस के जंगलों में भी कुछ पिग्मी जनजातियां निवास करती हैं जिनको अमेटा कहते हैं।
और न्यूगिनी के आसपास भी कुछ जनजातियां मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर बसाव इनका कांगो बेसिन क्षेत्र में ही मिलता है। तो ये था इनका निवास क्षेत्र, जो 3 डिग्री उत्तर 3 डिग्री दक्षिण के आसपास मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पिग्मीज की कई उप प्रजातियां होती हैं और उन उप प्रजातियां भी ऊपर नीचे एक एक छोटे छोटे समूहों में विभक्त होती हैं। इनके बारे में भी आप जान लीजिए कि कौन कौन सी जो है उप प्रजातियां इनकी होती हैं। जैसे मुख्य प्रजाति को पिग्मी ही कहते हैं, लेकिन जो उप प्रजाति होती है, पहला है तवा, दूसरा है मिबूती, तीसरा है विंगो, और चौथी प्रजाति है उसको हम कहते हैं गेसेरो। गेसेरो ये पिग्मी की 4 प्रजातियां हैं। तवा प्रजाति जो है वो इक्वेटर के आसपास यानी 0 डिग्री के आसपास इक्वेटर रीजन पर ही ये मुख्य रूप से निवास करती हैं। बिल्कुल विषुवत रेखा के मध्य पेटी में ही इनका निवास होता है। मिबूती जो होता है इक्वेटर से लगभग 0 डिग्री से यानी 3 डिग्री के उत्तर में यहाँ के आसपास इन मिबूती जनजातियों का निवास क्षेत्र होता है। विंगो और गैसेरो दक्षिणी यानी 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये दोनों उप प्रजातियां निवास करती हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पिग्मी की 4 उप प्रजातियां हैं, तवा, मिबूती, विंगो और गैसेरो, और ये भी जो है कांगो बेसिन, इतुरी नदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास ये प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब इसके बाद में इनको जो है पिग्मी जनजातियों को स्थानीय रूप में भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे एक नदी और है जिसका नाम है मुख्य रूप से तुगलुलुक नदी। बहुत ही अजीब अजीब नाम है, आपने शायद में पहली बार इनका नाम सुना होगा, तो मैं बता दे रहा हूं। तुगलुलुक नदी के आसपास इनको स्थानीय स्तर पर बातवा कहा जाता है। इन्हीं पिग्मी को जैसे आपके टोला मोहल्ले पूर्वे में कहीं पर ठाकुर, कहीं पर क्षत्रिय या अन्य नामों से जाने जाते हैं, उसी प्रकार से ठाकुरों में भी आप देखते होंगे राठौर हैं, परमार हैं, बिसेन हैं, कलहंस हैं, चौहान हैं। उसी प्रकार से इनकी भी मेन प्रजाति पिग्मी होती है, लेकिन उनकी सब कैटेगरी तवा, मिबूती, विंगो, जैसेरो होते हैं। और स्थानीय स्तर पर इनको बातवा या बालिया कहते हैं। बातवा तुगलुक नदी के आसपास होता है, और एक बाबोट नदी भी यहीं पर आसपास कहीं बहती है। देखिएगा आप मानचित्र में, फिजिकल मैप में अफ्रीका के, तो वहाँ पर बातवा प्रजाति भी जो है रहती। बातवा इनका स्थानीय नाम है, लोकल नाम है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इनका निवास क्षेत्र कांगो बेसिन, इतुरी नदी, जो राजनीतिक दृष्टि पर देखें तो गैबान और युगांडा के आसपास क्षेत्रों में इनका बसाव पाया जाता है। इनकी 4 मुख्य उप प्रजातियाँ हैं, और ये जो है स्थानीय स्तर पर भी अनेक नामों से जाने जाते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं कि इनकी शारीरिक बनावट क्या है। सेकंड, शारीरिक बनावट। इनकी सारे, चूंकि ये प्रजातियां जो है आप जानते हैं कि विषुवत रेखा क्षेत्र में निवास करती हैं, तो वहां पर आप जानते हैं कि टेम्परेचर हाई रहता है, और जब तापक्रम ज़्यादा रहेगा तो आदमी का रंग सांवला होगा। आप भी लोग जब धूप में निकलते हैं बाहर तो छाते से ढक लेते हैं, अपने मुखड़े को बांध लेते हैं, गमछा लपेट लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं, ताकि धूप ना लगने पाए, चेहरा कहीं काला ना हो जाए। लेकिन जहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, स्वाभाविक है कि वहाँ पर रहने वाली जनजातियों का रंग जो होगा वो होगा काला। चूंकि ये निग्रेटो प्रजाति के हैं, पिग्मीज जो हैं निग्रेटो प्रजाति के हैं, इसलिए इनका रंग सांवला होता है। अगर इनकी नाक देखेंगे तो नाक चपटी हुई होती है, और ओंठ जो होता है, ओंठ का निचला भाग, ऊपर वाला नहीं, ध्यान दीजिएगा, नाक चपटी होती है, ओंठ का नीचे वाला भाग ऐसे थोड़ा सा मोड़ लेते हुए बाहर की तरफ
निकला होता है। आप दक्षिणी अफ्रीका की टीम को देखे होंगे, अफ्रीकन टीम को, तो उसमें देखे होंगे काला काला रंग होता है, बाल सर पर कम होते हैं, कुछ लोगों के घुंघराले होते हैं, नाक चपटी होती है और ये ओंठ जो है बाहर की तरफ निकला होता है। तो आंख, नाक चपटी, ओंठ बाहर की तरफ निकलते हैं, रंग काला होता है, निग्रेटो प्रजाति के होते हैं। इनकी ऊंचाई जो है कम होती है, यानी ठिगने प्रजाति के होते हैं। लगभग 142 सेंटीमीटर से लेकर के 152 सेंटीमीटर इन प्रजातियों की ऊंचाई होती है। और यही प्रजातियां कुछ दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में जो पाई जाती हैं, जिसका भी मैंने नाम लिया था, तो वहां पर इनको नेग्रिल्लो नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, नेग्रिल्लो। कभी कभी ये पूछा जाता है कि पिग्मीज की वो प्रजातियां जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई भागों में निवास करती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको नेग्रिल्लो के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो ये था इनकी शारीरिक बनावट, रंग काला, ऊंचाई 142 से 152 सेंटीमीटर, प्रजाति इनकी निग्रेटो और रंग काला, ओंठ उभरा हुआ, नाक चपटी। इस आधार पर हम इनकी विशेषता को पहचान सकते हैं कि पिग्मीज किस प्रकार की जनजाति है। ओके, आगे हम चलते हैं कि ये जहां पर रहते हैं वहां का प्राकृतिक वातावरण कैसा रहता है। प्राकृतिक वातावरण, आप इक्वेटोरियल रीजन, विषुवतरेखीय क्षेत्र के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत ही गर्मी, उमसपूर्ण माहौल और बहुत ही कठिन जीवन जो है विषुवतरेखीय क्षेत्रों के निवासियों का मुख्य रूप से होता है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि खूब गर्मी और उमस पड़ने के कारण संवहनीय धाराएं उठती हैं और प्रतिदिन दोपहर के बाद में घनघोर वर्षा होती है। अब याद रखिए कि जहाँ पर खूब गर्मी पड़ेगी और प्रतिदिन बारिश होगी, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा होगा और वहाँ के रहने वाले निवासी किस प्रकार से होंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि प्रतिदिन दोपहर के बाद में यहाँ पर खूब भयंकर वर्षा होती है। इसलिए एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जिनको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, लगभग 27 से लेकर के 30 डिग्री, और ये गर्मियों में और भी 30 से 35 डिग्री के आसपास यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है। यानी बहुत ही गर्मी, उमसपूर्ण वातावरण। हमने एक बार बताया था डॉक्टर विंड्स के बारे में। कभी कभी सहारा डेजर्ट से इस तरफ जो है गिनी तट के आसपास हवाएं चलती हैं, गर्म और शुष्क, तो वो हवाएं आती हैं तो इन लोगों को राहत मिल जाती है, तो उसको डॉक्टर विंड्स भी कहते हैं। तो खासकर वो गिनी तट पर वो प्रभावित रहता है। लेकिन यहाँ का जीवन जो है बहुत ही कठिन होता है। जलवायु जो है ये आर्द्र होती है, उष्ण आर्द्र। उष्ण आर्द्र इसका मतलब होता है उष्ण प्लस आर्द्र दोनों जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है उष्ण आर्द्र। उष्ण आर्द्र का मतलब गर्म और जो ह्यूमिडिटी जिसमें होती है बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार की जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है विषुवतरेखीय क्षेत्रों में। वायुमंडलीय आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर ये चूँकि माहौल बड़ा ख़राब रहता है, तमाम क्षेत्रों पर यहाँ पर जंगली जो जानवर होते हैं वो अटैक कर सकते हैं। सांप की किस्मों प्रजातियाँ बहुत विविध प्रकार की होती हैं। मक्खी और मच्छर इनकी भरमार होती है। चिड़िया, बाज, तमाम प्रकार की प्रजातियाँ रहती हैं। तो इससे इनके जीवन को खतरा रहता है। इसलिए ये अपने जो हट्स होते हैं, इनकी झोपड़ियाँ होती हैं जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती हैं, इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये बनाते हैं। तो ये था इनका प्राकृतिक वातावरण जो विषुवत रेखा के आसपास निवास करते हैं। अगला चलते हैं कि ये लोग भोजन क्या करते हैं। चूँकि मैंने बताया था कि ये एक प्रकार की आखेटक जनजाति होती है, यानी शिकार पर ही जो है मुख्य रूप से निर्भर होते हैं। और इसके साथ साथ ये छोटे छोटे जानवरों को, बिल्ली, चूहे और भी कीड़े मकोड़े, गुबरैले, इन सबको जो है ये खा जाते हैं। कृषि और पशुपालन का काम ये नहीं कर पाते हैं। और पिग्मीज का जो मुख्य भोजन होता है, एक चीज़ ये जान लीजिए, वो होता है केला। केला ये बहुत बड़े चाव से खाते हैं पिग्मीज।
क्योंकि इस क्षेत्र में केला का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो एक पिग्मी अगर भूखा है तो वो लगभग 60 से 70 केला एक बार में अकेला खा लेता है, इतनी ज़्यादा भूख उनको लगती है। क्योंकि पिग्मी के आसपास कुछ कृषकों की बस्तियां भी पाई जाती हैं इक्वेटर रीजन में, तो इनका उन कृषकों से अच्छे संबंध होते हैं, कभी मांग लाते हैं और कभी कभी ये जो है जा करके चुरा करके उन केलों को तोड़ लाते हैं, और केला जो है शाकाहारी भोजन में इनका प्रिय भोजन माना जाता है। इसके अतिरिक्त कंदमूल, फल, बेर और तमाम जो पौधों के जो बेर फल होते हैं उनको ये ग्रहण करते हैं, उन्हीं को इकट्ठा करने का काम करते हैं और उन्हीं को ये खाते हैं। और जमीन में रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं, दीमक, चींटी, गुबरैल और उनके डिंब जो अंडे निकलते हैं, मधुमक्खी की सुंडियाँ, शहद, ये सब जो है पिग्मी लोग ये भी बहुत बड़े चाव के साथ में खाते हैं। छोटे छोटे जानवरों को ये मार कर खा जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो इनका भोजन है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। शाकाहारी में केला इनका प्रमुख भोजन है, मांसाहारी में छोटे छोटे जीव जंतुओं के हैं। ये बड़े जंतुओं का भी भक्षण करते हैं, जैसे हाथी को भी ये मार कर खा जाते हैं। अभी हम आगे बता रहे हैं किस प्रकार से ये एक व्यूह संरचना रचते हैं जिससे हाथी को भी खा जाते हैं। चलते हैं अगला, भोजन के बाद में है वस्त्र। कैसा ये कपड़ा पहनते हैं। क्लोथिंग, चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर बाहर से किसी चीज़ का आयात नहीं होता है, किसी भी वस्त्र का, और चूंकि ये परंपरागत आदिम जनजातियां हैं, इनका विकास अभी नहीं हो पाया है और बहुत ही विषम परिस्थितियों में रहने वाली जनजातियां हैं, इसलिए ज़्यादातर पिग्मीज लोग जो वृक्ष की छालें होते हैं या पेड़ों की पत्तियां होते हैं उनसे अपने तन को ढकने का काम करते हैं। पुरुष जो है कमर के नीचे, ज़्यादातर ये अर्धनग्न अवस्था में भी रहते हैं। पुरुष और स्त्रियां ये नीचे की तरफ पेड़ों की पत्तियां और छालों को ढके रहते हैं। स्त्रियां अपने स्तन को भी कुछ ढके रहती हैं, कुछ स्त्रियां वैसे भी रहती हैं। तो इस प्रकार से इनका जो होता है, ज़्यादातर ये अपने वस्त्र के रूप में ताड़ की पत्तियों और पेड़ों के छालों का प्रयोग करते हैं। तो वस्त्र में बहुत ज़्यादा विशेष इनका महत्व नहीं है, जो कुछ भी पा जाते हैं, चाहे पेड़ की पत्तियाँ हों चाहे छाल हों। अब कुछ पुरुष जो पिग्मी होते हैं वो जानवरों के खाल को भी जो है पहन लेते हैं, नीचे की तरफ कर लेते हैं। तमाम प्रकार के सीप, घोंघी, मणिक के मालाएं भी जो है अपने गले में लपेटे रहते हैं। तो यही इनका आभूषण होता है मुख्य रूप से। अब चलते हैं कि इनके आवास और झोपड़ियाँ किस प्रकार से हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि पिग्मी का जो झोपड़ी है या आवास है वो किस प्रकार का है। आवास या झोपड़ी। अब इसमें आप देखिए कि ज़्यादातर इनकी झोपड़ियाँ जो होती हैं नदी घाटी क्षेत्रों में, अभी मैंने बताया है कि ऊंचे भाग में स्थापित होती हैं, और उन्हीं ऊंचे भाग में ज़्यादातर ये ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। जंगली पत्ते जो चौड़े होते हैं, जैसे सागवान का है या जो सदाबहार पत्ते हैं, जो पत्ते कम सड़ते हैं, उन पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। ढांचा बनाने के लिए अपनी झोपड़ियों का ये लट्ठों का प्रयोग करते हैं, जंगल की लकड़ियों का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, और यानी जंगल की लकड़ी और ताड़ या इनका जो है पत्ता, ये मुख्य रूप से ये इस्तेमाल करते हैं। इनका जो झोपड़ी होता है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। आप मधुमक्खी के छत्ते को किसी पेड़ पर देखे होंगे। तो इस प्रकार से ये गुंबदाकार संरचना इनके झोपड़ी की मुख्य रूप से होती है, और ये निकलने के लिए लगभग 50 सेंटीमीटर इस पर जो है ये खुला रखते हैं दरवाज़ा यहाँ पर। इसी के सहारे ये घुटनों के बल इसमें अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये था इनका मधुमक्खी के छत्ते की तरह। एक बार परीक्षा में आ चुका है, सामान्य परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते की आकृति किस जनजात की होती है। तो याद रखिएगा कि मधुमक्खी के छत्ते की आकृति इनके घरों की होती है मुख्य रूप से। तो ये चीज़ आपने मुख्य रूप से देखा। इनका कुछ जो है मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ पर
किस प्रकार से इनकी झोपड़ियाँ होती हैं। ओके, ये नहीं है, हाँ इसमें नहीं फिट है, चलिए चलते हैं। तो ये आप देख रहे थे कि मधुमक्खी के छत्ते के समान इनकी आकृति होती है। ये इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है, इसी प्रकार से इनकी झोपड़ियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब चलते हैं हम पिग्मी जनजातियों का जो मुख्य रूप से है कैसे ये रहते हैं। यानी 10 से 12 झोपड़ी, यानी जैसे अपने यहाँ एक बड़ा गांव होता है और एक बड़े गांव में पूर्वा, मजरा या टोला जिनको आप कहते हैं, उसी प्रकार से इनके यहाँ भी व्यवस्था है। 10 से 12 झोपड़ी का एक समूह होता है, एक टोला या मोहल्ला होता है, जहाँ पर ये पिग्मी जनजात निवास करती हैं। और कभी कभी किसी किसी स्थान पर 20 से 25 झोपड़ियाँ होती हैं। कुल मिलाकर के उनमें 50 से 60 सदस्य, कुल मिलाकर के बच्चे, महिलाएं और पुरुषों का एक समूह होता है, एक टोला या एक मोहल्ले के रूप में। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि इनकी आखेटक व्यवस्था क्या है, क्योंकि ये मुख्य रूप से ना तो कृषि करते हैं, ना पशुपालन का ही काम करते हैं। ये शिकार और वन वस्तु संग्रहण, यानी जो वनों से प्राप्त उत्पाद हैं उनके संग्रह करने का काम और शिकार करने का काम करते हैं। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है आखेट, यानी शिकार को करना। तो इस पर हम चलते हैं, आखेट या हंटिंग। देखिए, सामान्यतः हर पिग्मी बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं। यहाँ तक इनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो भी छोटे छोटे जो ज़मीन में रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं उनको पकड़ करके ले आते हैं। लेकिन जब किसी बड़े जानवर का शिकार करना होता है जो बहुत ही तेज़ चालाक, लोमड़ी है और भी हिरन है या और भी जानवर हैं जो तेज़ी के साथ दौड़ते हैं, जब उनको पकड़ना होता है तो एक पिग्मी जो सबल बलवान अपने क्षेत्र का होता है उसको एक नायक बनाया जाता है। तो उसी के नेतृत्व में 10 या 12 लोग आगे की तरफ चलते हैं शिकार करने के लिए। आगे आगे उनका नायक चलता है, डायरेक्शन देता है, कुछ को दाएं रखता है, कुछ को बाएं रखता है और एक घेरा बना करके तमाम जानवरों को पकड़ लेते हैं। एक चीज़ मैं ये बता दूं, ये पिग्मी मुख्य रूप से धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं। इनके यहाँ धनुष बाण का इस्तेमाल मुख्य रूप से होता है, यानी जो इनका प्रमुख अस्त्र होता है वो होता है धनुष बाण। और ये नुकीले तीरों का इस्तेमाल करते हैं, बांस का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं, नुकीले तीरों का इस्तेमाल करते हैं। बांस के लट्ठे का भी इस्तेमाल करते हैं, बांस के। तो ये बर्छी भी बनाते हैं, तमाम लकड़ियों से जो है औजार बना लेते हैं नुकीले नुकीले, तो उनसे छोटे छोटे जंतुओं का शिकार करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब इनको बड़े जानवर का, ये जान लीजिए कि एक शिकार और भी करते हैं जिसमें मुख्य रूप से हाथी, पिग्मी जनजाति जो है वो हाथी का भी शिकार करती है। लेकिन हाथी को शिकार करने के लिए सबसे पहले इनको एक ग्रुप बनाना पड़ता है, जिसका सदस्य मैंने कहा था जो पिग्मी समूह के सबसे तेज तर्रार जो युवक होता है उसको उसका सदस्य बनाया जाता है। और करते क्या हैं, ये 5-6 सदस्य एक साथ होकर के चारों तरफ से चलते हैं और हाथी को एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां पर वो ज़्यादा इधर उधर न भागने पाए। जो इनका प्रमुख सदस्य होता है उसका काम होता है कि धनुष बाण की सहायता से किसी तरीके से हाथी की आंख को फोड़ दे। और जैसे ही हाथी की आंख को ये फोड़ते हैं वैसे हाथी विचलित हो जाता है, वो अपने मार्ग को नहीं ढूंढ पाता है और उस पर जो है तमाम पिग्मीज जो 16-17 की टीम के रूप में होते हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं। बर्छी से, डंडे से, भाले से, तीर धनुष से उसको मार करके गिरा देते हैं। उसके दांतों को भी ये निकाल लेते हैं, खालों से अपने वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बड़े जानवरों का शिकार एक बड़े समूह के रूप में करते हैं। बातवा पिग्मी जो है, एक जैसे मैंने बताया था कि स्थानीय स्तर पर कुछ पिग्मी हैं जिनको बातवा पिग्मी भी कहा जाता है। तो बातवा पिग्मी वो क्या करते हैं कि अपने तीर में विष का इस्तेमाल करते हैं मुख्य रूप से। यानी अपने तीरों में, इनमें एक बहुत ही एक विचित्र प्रकार का वृक्ष होता है जिनसे जहर प्राप्त किया जाता है, विष प्राप्त किया जाता है।
तो उस जहर से इसमें जो है रख देते हैं ताकि ये संचित हो जाए इसमें, और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लगते ही जानवरों के या मनुष्य के शरीरों में जहर उत्पन्न हो जाता है और वो अतिशीघ्र मर जाते हैं। तो अब ये था इनका शिकार करने का ढंग। और ये मछलियों को डोरी में बांध करके लालच देकर पकड़ते हैं। जैसे अपने यहाँ मछलियों को तालाब में जब पकड़ते हैं तो डगन की सहायता से पकड़ते हैं, डगन में एक डोरी लगी रहती है। तो वही पद्धति इनके यहाँ भी है। लकड़ी का डंडा होता है या बांस का एक छड़ होता है, उस बाण के छड़ में एक डोरी बांधते हैं और उस डोरी में जो उनका नुकीला कांटा होता है उसमें कुछ मांस के लोथड़े लगा देते हैं और उसको नदी या तालाब में फेंक देते हैं और उसी से मछलियों को प्राप्त करते हैं। कुछ पिग्मीज एक विशेष प्रकार के शहद का इस्तेमाल करते हैं। लसलसा पदार्थ होता है, अंजीर से निकला हुआ पदार्थ होता है, तो वो पंछियों को पकड़ने के काम में करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पंछी को पकड़ना है तो अपने जालों में वो लसलसा पदार्थ लगा देते हैं या दानों को बिखार करके जो उत्पाद होते हैं उनको बिखेर करके उनमें लसलसा पदार्थ निकाल देते हैं। तो जैसे ही पंछी उस पर बैठते हैं तो क्या होता है कि वो पदार्थ उनमें चपक जाता है और उड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पंछियों का भी शिकार आसानी के साथ कर लेते हैं। तो ये था इनका आखेट की प्रणाली, चूँकि ये मुख्य रूप से आखेटक जनजात होते हैं। और लास्ट में है पिग्मी का मानव व्यवहार, इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या होती है। मानव व्यवहार, देखिए चूंकि जो भी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में रहेगा, स्वाभाविक है कि कठिन परिस्थितियों में रहने वाला व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है, हिम्मत होती है, बहुत ही चुस्ती फुर्ती होती है। कुमारी सेम्पुल ने लिखा था कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ, मनुष्य भूतल की उपज है और इस प्राकृति यानी प्रकृति का जो है मनुष्य पर भरपूर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति जैसा चाहती है वैसा मनुष्य को बना देती है। तो विषुवतरेखीय क्षेत्र का भी प्राकृतिक वातावरण इन पिग्मी लोगों को निर्भीक, निडर और बलवान साहसी बना देता है। इनके छोटे छोटे बच्चे जो है इस तरह पेड़ों पर चढ़ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ऐसे सामने बात करेंगे, थोड़ा सा इधर की तरफ मुड़े, तब तक पता चला इनका पिग्मी का बच्चा जो है 50 मीटर ऊंचाई वृक्ष पर जो है पहुंच गया। ये वृक्षों पर चढ़ने और उतरने में बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत ही कलाकार होते हैं। एक चीज़ और होती है, ये थोड़ा गंदगी वाले स्वभाव के होते हैं, जिनको कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई जलाशय है, पानी है, तो उससे डरते हैं। ज़्यादातर पिग्मी नहाते धोते नहीं, थोड़ा सा इनका स्वभाव होता है। ये एक दूषित मतलब इनका अगर देखेंगे, इनके शरीर के पास में जाएंगे तो अजीब सी दुर्गंध जो है आने लगेगी। तो ये पानी से भी डरते हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक चीज़ और भी है, इनकी ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता होती है, यानी निरीक्षण या प्रेक्षण, वो बहुत ही शक्तिशाली होती है। क्योंकि ये एक समूह में रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, इसलिए इनको जैसे ही कोई जानवर आने वाला होता है इनकी झोपड़ी के आसपास, इनको भनक लग जाती है और ये बांस की एक प्रकार की सीटी का भी इस्तेमाल करते हैं। तुरंत उस सीटी को बजा देते हैं। आसपास के पिग्मी भी एक समूह में इकट्ठा हो जाते हैं और आने वाले उस संकट का सामना भी करते हैं। तो इनकी प्रेक्षण शक्ति भी बहुत ही अच्छी होती है। सामाजिक व्यवस्था अभी अविकसित होती है। इसी में जो कुशल क्या कहते हैं शिकारी होते हैं, आखेटक होते हैं, कुशल नवयुवक होते हैं, उन्हीं को एक मोहल्ले का चार्ज दे दिया जाता है, एक मुखिया इनको मान लिया जाता है। ये भी जादू टोने और इन सब परंपरागत भूत प्रेत आदि में भी विश्वास रखने वाले होते हैं। तो ये था पिग्मी और उनके सामाजिक आर्थिक जीवन का क्या प्रकार है, किस प्रकार से ये रहते हैं, किन क्षेत्रों में रहते हैं, किन वस्त्रों को पहनते हैं, इनका रंग क्या है, शारीरिक बनावट क्या है, किस प्रकार के प्राकृतिक प्रवेश में रहते हैं, भोजन क्या करते हैं, ठीक है, और इनकी जो है सामाजिक व्यवस्था कैसी है, शिकार करने का काम कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमने बताया। परीक्षाओं में अक्सर जो सामान्य परीक्षाएं होती हैं उनमें दो चीज़ें पूछा जाता है, जनजाति और उनका निवास क्षेत्र। कौन सी जनजाति है और उनका निवास क्षेत्र क्या है। जैसे आ गया बोरो, इधर की तरफ सही जोड़ा मिलाने के रहेगा, इधर पिग्मी, इधर सेमांग।
अब इसमें सही जोड़ा मिलाना रहेगा, ऊपर नीचे लिखा रहेगा दूसरा क्रम, जैसे बोरोक यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया या अमेजन बेसिन या कांगो बेसिन, तो उस प्रकार से आपको जोड़े को मिला करके उत्तर देना रहेगा। ज़्यादातर प्रश्नों में यही पूछा जाता है कि कौन सी पिग्मी कहाँ पर निवास करती है, या इनकी उप प्रजातियाँ क्या हैं, या इनकी झोपड़ियों का प्रकार क्या होता है। तो मैंने बता दिया, झोपड़ियों का प्रकार जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, और पिग्मी मुख्य रूप से विषुवतरेखीय क्षेत्र में अफ्रीका के कांगो बेसिन एरिया में ही ये मुख्य रूप से निवास करते हैं, जो इतुरी नदी यानी पूरब में गैवान और पश्चिम में गैवान और पूरब में युगांडा तक यात्रारत रूप में बिखरे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं पिग्मी। दूसरी जनजाति के बारे में अभी आपने पढ़ा, पिग्मी जनजाति के बारे में देखा कि किन क्षेत्रों में वो निवास करते हैं, कांगो बेसिन में विशेषकर नदियों की घाटियों के क्षेत्र में, और उनका जीवन एक विषमपूर्ण परिस्थितियों में संपन्न होता है, वो जीते हैं। इसी प्रकार से एक जनजाति और भी है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों पर मुख्य रूप से निवास करती है। इस जनजाति का नाम सेमांग है। आपको मैं एक मैप के द्वारा बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप भारत का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा देखेंगे तो ये जो क्षेत्र पड़ता है ये इस तरीके से बना हुआ है, ये मलाया प्रायद्वीप है, और मलाया प्रायद्वीप के इसी उत्तरी भाग में सेमांग जनजाति निवास करते हैं। याद रखिएगा, मलाया इसी जो है मलेशिया क्या कहते हैं मलाया ये जो प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, इसके उत्तर में सेमांग जनजाति है, लेकिन इसी के सीधे दक्षिण में एक जनजाति और पाई जाती है जिसका नाम सकाई या सोनाई है। उसी के बारे में अभी सेमांग को पढ़ने के बाद में हम उसको पढ़ेंगे। तो इसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति होती है। आप दक्षिणी पूर्वी एशिया के मैप को देखिएगा, इस तरीके से कुछ निकला हुआ है, फिर ये है, फिर इधर की तरफ जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो, फिलीपींस, और यहाँ पर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, ये इस तरीके से है। ओके, तो ये मैप की लोकेशन है, इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति हैं। मुख्य रूप से दक्षिणी थाईलैंड और पहाड़ियों पर जो है छोटी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो उन पहाड़ियों पर निवास करने वाली ये जनजातियाँ हैं, और नदी घाटी इनके निचले क्षेत्र पर होती है। अब चलते हैं इनके बारे में, निवास क्षेत्र के जानने के बाद में हम आते हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में ये जनजातियाँ मुख्य रूप से करती क्या हैं। एक चीज़ जान लीजिए कि ना तो ये पशुओं का पालन करती हैं, यानी पशुपालन नहीं होता है, खेती का काम भी नहीं होता है, यानी खेती और पशुपालन, कृषि, खेती यानी कृषि, एग्रीकल्चर, और पशुपालन, ये दोनों कार्य ये नहीं करते। काम क्या करते हैं ये जनजातियां? अपने आसपास के क्षेत्रों में वन्य वस्तु संग्रहण का काम करती हैं, यानी वनों में जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हीं का ये संग्रह करती हैं और उन्हीं का उपभोग करती हैं। ज़्यादातर सेमांग जो हैं की प्रजातियां जो हैं, सेमांग मुख्य रूप से वो शाकाहारी होते हैं, यानी मांस मछली का सेवन कम करते हैं। लेकिन जब इनका आहार समाप्त हो जाता है या विषम परिस्थितियों में जंगल से कंदमूल फल फूल नहीं प्राप्त हो पाते हैं, तो ये छोटे छोटे जानवरों का भी भक्षण करते हैं, उनको पकड़ कर ले आते हैं और फिर उनको ये ग्रहण करते हैं। ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। लगभग एक समूह जो इनका होता है वो 20 से लेकर के 30 सेमांग का, यानी 30 मानव समुदाय का एक समूह होता है जो आसपास के क्षेत्रों में ये भ्रमण करके और कंदमूल फल का एकत्रीकरण करते हैं। आप जानते हैं कि ये विषुवतरेखीय क्षेत्रों में निवास होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र है, यानी गर्मी भी खूब पड़ती है और ह्यूमिडिटी भी खूब रहती है। बहुत चिपचिपा पूर्ण इनका शरीर हो जाता है, पसीने निकल आते हैं। तो ये है इनका अर्थव्यवस्था। ये न खेती का काम करते हैं, न पशुपालन का काम करते हैं, और घुमक्कड़ी जनजाति हैं। एक स्थान पर ये अपना टेंट, तंबू का नाच, जो भी इनका झोपड़ी होता है वो लगाते हैं। उसके बाद में ये स्थान परिवर्तन करने की प्रवृत्ति भी इसमें पाई गई है। इसके बाद में हम देखते हैं बस्तियाँ, सेमांग जनजाति की बस्तियाँ किस प्रकार से हैं। सेटलमेंट, सेमांग जनजाति अपनी बस्तियों को ज़्यादातर जो मलाया के पहाड़ियों पर रहते हैं तो ऊंचे भागों पर ही बनाते हैं। ऊंचे भागों पर इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर जब जंगली जानवर या इनका सबका अटैक होता है, जंगली पशुओं का, तो उनसे बचाव के लिए ये सतर्क हो जाते हैं
और इनको पता चल जाता है कि जंगली जानवर अटैक करने लगते हैं, क्योंकि इनका ऑब्जर्वेशन की शक्ति इनकी ज़्यादा होती है। सेमांग जनजातियों की ऑब्जर्वेशन भी इनका अच्छा होता है, जैसे कि सकाई जनजातियों में होता है। तो इसी प्रकार से ये अपने ऊंचे भागों पर, पहाड़ियों पर जो है, पहाड़ी टीलों पर या नदियों के ऊंचे भाग पर, उठे हुए भाग पर ये अपनी बस्तियों को बसाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक ही स्थान पर 6 से लेकर 12 तक झोपड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे इनके मकान जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्थान ये है, तो यहाँ पर ये सेटलमेंट 1 2 3 4 5 6 या 7 8 से लेकर के और 10 12 तक छोटे छोटे समूहों में ये निवास करते हैं। यानी 10 से 12 परिवारों का जो सदस्य होता है वो एक गांव या मजरा या टोला, जिसको हम अपने गांव परिवार में कहते हैं, उसी प्रकार का इनका एक समूह होता है, वहाँ पर ही निवास करते हैं। और ये जो है आग का प्रयोग करते हैं। आग का प्रयोग मुख्यतः बेंत को रगड़ करके, बेंत होता है एक लकड़ी, तो उसकी बेंत की लकड़ी को आपस में रगड़ करके ये आग उत्पन्न करते हैं। और कुछ जो है रतन की पत्तियाँ उसी बेंत पर रख करके रगड़ते हैं और उनसे ये आग प्राप्त करते हैं। इनकी बस्तियाँ, कुछ बस्तियाँ जो है आयताकार रूप में इस तरीके से होती हैं और कुछ बस्तियाँ वृत्ताकार रूप में होती हैं। इन बस्तियों का ढांचा जो है लकड़ी से बनाया जाता है, लेकिन उनके ऊपर जो है खजूर की और चौड़े पत्तों की जो है पत्तियां लगा करके उनको ढक दिया जाता है। और याद रखिएगा, इक्वेटर क्षेत्र में चाहे सेमांग की बस्तियां हों, चाहे पिग्मी की बस्तियां हों, चाहे बोरो की बस्तियां हों या सकाई सोनाई की बस्तियां हों, वो अपने छतों को जो है ढालू रखते हैं। ढालू इसलिए रखते हैं क्योंकि वर्षा का सामना करना पड़ता है प्रतिदिन। यहाँ पर दोपहर के बाद में संवहनीय घरघोर वर्षा होती है, इसलिए जो है ये अपनी बस्तियों का जो है ढाल करते हैं। ऊपर की तरफ ये गुम्बदाकार होते हैं, किनारे की तरफ ये ढाल होते हैं। चल रहा है ना? ठीक चल रहा है, ठीक, ओके। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। इनका भोजन क्या है? भोजन, अभी हमने बताया कि ज़्यादातर सेमांग जनजाति शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं और ये अपने आसपास जंगली क्षेत्रों में जो कंदमूल फल वगैरह होते हैं उन्हीं को एकत्र करते हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये चूहे, गिलहरी, पक्षी, छिपकली, जंगली लंगूर, जंगली सुअर, इन सब का भी शिकार करते हैं और भक्षण करते हैं। तो यही इनका मुख्य रूप से भोजन होता है। ये भोजन एकत्र करने का काम जो इनके यहाँ है वो मुख्य रूप से औरतें ज़्यादातर करती हैं, लेकिन पुरुष भी जो है उनके भोजन एकत्र करने में मुख्य रूप से सहायता प्रदान करती हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि सेमांग लोग जो है बड़े जानवरों से थोड़ा सा भय खाते हैं। जैसे जो जंगली हाथी होगी या बाघ होंगे, शेर होंगे, उनका शिकार ये नहीं करते हैं, उनसे डरते हैं, उनका बचाव करते हैं। लेकिन छोटे छोटे जीव जंतुओं को ये पकड़ लेते हैं। चूहे, गिलहरी, इनके छोटे छोटे बच्चे जा करके उसको पकड़ लेते हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। वस्त्र पर सेमांग जनजाति मुख्य रूप से वस्त्र क्या पहनते हैं? क्योंकि जंगलों में निवास करते हैं, अर्थव्यवस्था इनकी अभी प्राथमिक स्तर पर है, आदिम स्तर पर अर्थव्यवस्था है, इसलिए ज़्यादातर सेमांग जनजाति जो है वृक्षों की छालों को या छोटे छोटे जानवरों के जो वो हैं, क्या कहते हैं, खालें हैं, उनको लपेट कर मतलब अपना वस्त्र बनाते हैं। इनके वस्त्र जो है छालों और पत्तियों के बनाए जाते हैं। स्त्रियां कुछ सिले हुए वस्त्रों का भी प्रयोग करती हैं और ये वेशभूषा में बांस के, स्त्रियां क्या करती हैं कि ये वेशभूषा के रूप में बांस की जो है कंघी बनाती हैं। और मैं बता दूं आपको, बांस की कंघी ये अपने पास में रखती हैं। अगर बांस की कंघी रखती हैं तो ये मानती हैं कि इससे जो है हमें कोई जादू टोना, भूत प्रेत या अन्य चीज़ों का आक्रमण नहीं होगा और हम सुरक्षित रहेंगे। यानी हमें बुखार नहीं आएगा और किसी भी प्रकार की बीमारी से हम बचे रहेंगे। तो इनके यहाँ ये मान्यता होती है, इसलिए स्त्रियाँ हमेशा जो है अपने पास में बांस की कंघी को रखती हैं, जिससे उनका बचाव किया जा सके। चलते हैं हम मुख्य रूप से औजार पर किस किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। आपने देखा था कि
जो पिग्मी जनजातियां थीं, वो जनजातियां धनुष बाण का इस्तेमाल ज़्यादा करती थीं। लेकिन ये लोग जो है ये भी धनुष बाण का प्रयोग करते हैं और रतन के बेंत का इस्तेमाल करते हैं और गड्ढा खोदने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जिसका अगला भाग नुकीला होता है, उससे जो है खोदते हैं। और इनका जो वो होता है क्या कहते हैं धनुष बाण, तो बाण में क्या होता है, जो बाण का अगला भाग होता है ये एरो वाला भाग, इसमें एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है जिससे जहर निकलता है। उस वृक्ष का नाम है उपास। तो इस उपास वृक्ष से इससे जो है गोंद निकालते हैं या इसका जो तरल पदार्थ होता है वो निकाल लेते हैं और उसी से जहर बन जाता है। उस जहर को ये अपने तीर के अगले भाग में डुबो देते हैं ताकि वो जहर इसमें संचित रहे और उससे ये जानवरों का शिकार करते हैं। अब ज़्यादातर जो सेमांग लोग होते हैं, क्योंकि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में आप जानते हैं कि नदियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं और अल्पकालिक नदियों का भी विकास हो जाता है क्योंकि वर्षा ज़्यादा होता है तो पहाड़ी ढलानों पर तमाम छोटी छोटी नदियों की शाखाएं निकल करके मैदानी क्षेत्रों की आती हैं, मलाया पहाड़ियों से निकल करके। तो ये नदियों को पार करने के लिए, क्योंकि ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ भी जो है भोजन की तलाश में जाते आते रहते हैं, तो ये करते क्या हैं कि बांस के लकड़ियों को काट करके एक गट्ठर बना लेते हैं। उस बांस के गट्ठर को एक बेड़ा बना लेते हैं और उस बेड़े पर बैठ करके नदी के इस पार से उस पार की ओर जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में भी जो किनारे की तरफ नदियां थीं, जब मनुष्य अपनी परंपरागत अवस्था में था जीवन जीने के, तो वो भी जो है आसपास के खरपतवार को बटोर करके या नदी की जलकुंभी को बटोर करके एक रस्सी से जो है उसको बांध देगा। अब उस पर 2 या 4 लोग बैठ करके नदी के इस पार से उस पार की ओर जाने लगे। अब तो नाव का आविष्कार हो गया, स्टीमर का आविष्कार हो गया, बड़े बड़े जहाज़ों का आविष्कार हो गया, नदियों में जो है नौकायन की सुविधा हो गई। लेकिन जहाँ पर जनजाति समुदाय रहता है वहाँ पर ये व्यवस्था इनकी मुख्य रूप से ये देखी जाती है। तो ये बांस के बेड़े का इस्तेमाल नदियों को पार करते समय करते हैं। मैंने बताया कि रतन, बेत और गड्ढा खोदने की लकड़ी और धनुष बाण, बर्छी इनके जो है प्रमुख उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। अब चलते हैं हम कि इनका अधिकार क्षेत्र क्या है और इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, जो मुख्य रूप से आपको जानने की जरूरत है। अधिकार क्षेत्र और सामाजिक व्यवस्था। प्रत्येक पिग्मी का जो दल होता है, जैसे मैंने बताया कि 6 से लेकर के 12 तक झुग्गी झोपड़ी एक मजरे में निवास करती हैं, तो इनका एक एरिया होता है। प्रत्येक पिग्मी के एक गांव का जो होता है मजरे का एक एरिया होता है और उस एरिया में वो जंगली फल फूल, कंदमूल और शिकार करने का काम और मछली पकड़ने का काम इत्यादि वो करते हैं, ये सेमांग लोग। तो मैं बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए ये पिग्मी की और सेमांग की बस्तियां हैं 5-6 समूहों के रूप में, तो इनका एक एरिया होता है जिसके अंतर्गत ये शिकार करते हैं। जब इनका एरिया खत्म हो जाता है तो एक दूसरे पिग्मी का एरिया जो है चालू हो जाता है। तो इनकी बस्तियों के जो निवासी होते हैं घरों के, वो अपने इस अधिकार क्षेत्र में करते हैं और ये अपने अधिकार क्षेत्र में कंदमूल फलों को इकट्ठा करते हैं, शाकाहारी भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं या शिकार का काम करते हैं। जो भी इनकी आर्थिक क्रियाएं हैं वो अपने ही क्षेत्र में संपादित करते हैं। लगभग 20 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया होता है। 20 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया होता है। एक सामान्य तौर पर इससे 19 भी हो सकता है, 20-25 भी हो सकता है, लेकिन 20 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये जो है सेमांग जनजातियों का क्षेत्र होता है जिसमें ये अपना भोजन संग्रहण का काम करते हैं। अब चलते हैं इनके थोड़ा सा केले के पौधे
और मतलब पेड़ पौधों पर भी इनका अधिकार होता है, यानी दूसरा इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। दूसरा प्रवेश करेगा तो इनमें आपस में विवाद हो जाते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि इनमें आपस में किस तरह से विवाद होते हैं और किस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब मैं बता दूँ थोड़ा सा इनके वैवाहिक संबंध पर, लड़कों की शादी कैसे होती है। जब सेमांग जनजाति के लड़के 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं तब उनको शादी की आवश्यकता होती है। यानी इनके यहाँ बाल विवाह एक तरीके से नहीं है, बाल विवाह नहीं है। ये अपने बच्चों की शादी 18 वर्ष के बाद में ही करते हैं और ये माना जाता है कि जब बच्चा शादी के योग्य हो जाता है तो उसको अपनी इच्छा अनुसार लड़की चुनने का अधिकार होता है। लड़की चुनने का अधिकार का मतलब ये होता है कि दूसरे दल, ये अपने एक दल में जो इनका गांव मजरा होता है उसमें ये शादी नहीं करते हैं। ये दूसरे दल या समुदाय के लोगों के बीच में जा करके वहाँ पर रह करके उन्हीं से ही शादी करेंगे। तो इसमें एक प्रथा होती है, बहुत अच्छी प्रथा है इन लोगों के यहाँ, कि इनको जो है पत्नी के घर पर 2-4 साल रहना पड़ता है उस लड़के को। जैसे जब वो चयन कर लेगा, तरलता पसंदगी का सिद्धांत जो है इकोनॉमिक्स में कि इनको चुने कि उनको चुने, तब जो चुन लेगा कि हाँ इसी लड़की से शादी करना है तो उस परिवार के सदस्य आमंत्रण करेंगे, ठीक है आप मेरी लड़की से शादी कीजिए, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आपको मानना होगा। तो उन शर्तों को मानने के लिए वो बेचारा जो है उनके घर जाता है और फिर वहाँ पर एक व्रत का पालन करना पड़ता है जिसको कहते हैं भोजन निषेध व्रत। भोजन निषेध व्रत, यह व्रत बहुत कठिन होता है। लड़की के परिवार वाले ये शर्त रखते हैं कि आपको कुछ दिनों उपवास रखना पड़ेगा, केवल पानी पी करके काम चलाना पड़ेगा या किसी दिन पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। ऐसी शर्तों लड़के के सामने, अक्सर जो है लड़के को ही इस व्रत का पालन करना पड़ता है, लेकिन कुछ सेमांग समुदाय में जो है लड़कियों को भी इस व्रत का पालन कराया जाता है। होता क्या है, इनके यहाँ धारणा क्या है कि अगर लड़के के अंदर भोजन की सहन शक्ति है, यानी भोजन भूख लगने पर भूख को सहन करने की अगर शक्ति है तो इससे जो है वो दीर्घ जीवन जी सकता है। परिवार के जो अन्य सदस्य हैं विषम परिस्थितियों में उनको भोजन मिल जाएगा और जो युवा लोग हैं वो कम भोजन करके भी जीवित रह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने परिवार के बूढ़ बुजुर्ग लोगों के जो दीर्घ आयु की कामना करने के लिए भोजन निषेध व्रत का पालन करते हैं। जैसे अपने यहाँ शाकाहारी पदार्थों को इकट्ठा किया, देखा कि ये समाप्त होने वाले हैं तो उनके यहाँ भोजन निषेध व्रत चलेगा। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी है, हम नवरात्र में भी व्रत रखते हैं, लेकिन उसका एक तो है कि हम प्रकृति की उपासना करते हैं, मातृ की पूजा करते हैं, शक्ति पीठ की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो एक वो हो गया धार्मिक विश्वास, लेकिन उसका एक वैज्ञानिक रीजन है। साल भर जो हमने कचरा जमा किया है वो साल भर में 1-2 बार जो है वो बाहर की तरफ भी निकल जाता है, सफाई भी हो जाती है। तो इस तरह से व्यवस्था इनके यहाँ भी है। और उसके बाद में अगर कोई लड़का इस व्रत का खंडन करता है या इस व्रत को तोड़ देता है तो सेमांग जनजातियों में दंड का भी प्रावधान है। ये लोग उसको दंड भी देंगे और अपने रिश्ते को भी कुछ सेमांग जनजातियों में इनकार कर दिया जाता है कि शादी के योग्य आपका लड़का अभी नहीं हुआ है, अभी इसको और खेलने खाने दीजिए। और फिर ये जो है इनकी ये प्रथा इस तरीके से चलती है, वैवाहिक प्रथा चलती है। अब मुख्य रूप से हम एक दूसरी जनजाति है जो है सकाई या सोनाई, क्लोज कर। दूसरी अगली जनजाति है सकाई या सोनाई। ये जनजाति भी जो है वही मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण में निवास करती है। जैसा मैंने बताया था कि जो सेमांग जनजाति का ये ऊपरी हिस्सा है, विषुवत रेखा के उत्तर वाला क्षेत्र ये जो है, इसी के दक्षिण में ये जनजाति निवास करती है जिसको हम सकाई या सोनाई के नाम से जानते हैं। ये जंगलों में रहते हैं मलेशिया के, और घने जंगलों में रहते हैं। घाटियों में मैदानी क्षेत्र जो ऊंचे भाग होते हैं वहीं पर ये मुख्य रूप से
निवास करते हैं। लंबे और छरहरे वदन के ये होते हैं। इनका रंग थोड़ा सा सेमांग और पिग्मी की अपेक्षा साफ होता है और पतले होते हैं। बाल भी इनके घुंघराले होते हैं। तो आप देखते हैं कि सकाई शेमांग जनजातियों के दक्षिण में पाए जाने वाली जनजातियां हैं। इनका रंग थोड़ा सा साफ होता है और बाल घुंघराले होते हैं, हल्का सांवले होते हैं। इनका कद भी जो है एक मध्यम आकार का होता है। अब हम चलते हैं इनकी बस्तियों पर, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है और उनकी मुख्य प्रथा क्या है। तो हम सरसरी निगाह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। तो इनकी झोपड़ियाँ जो होती हैं वो आयताकार होती हैं। पहले ये जान लीजिए कि इनकी जो झोपड़ियाँ होती हैं कैसी होती हैं, आयताकार होती हैं। और इन झोपड़ियों की लंबाई 6 मीटर होती है। 6 मीटर आप जान सकते हैं, 6 मीटर इनकी लंबाई होती है। चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है। और इसमें जो है इतना एक मकान, एक जो झोपड़ी होती है, जैसे हम अपने यहाँ मकान कहते हैं, उसी तरह इनके यहाँ हट या झोपड़ी जिसको कहते हैं। तो उस झोपड़ी में 6 या 7 सदस्य आसानी के साथ रह सकते हैं और इस तरह से ये ऊंचे स्थानों पर बनाई जाती हैं। अच्छा, चूँकि इस क्षेत्र में ये ऊंचे क्षेत्रों में जो सेमांग जनजाति थी वो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रहती थी, लेकिन सकाई जनजाति जो है ये निचले क्षेत्रों में निवास करती है। इनको जो है जंगली जानवरों और सांप बिच्छुओं से बड़ा डर लगता है सकाई जनजातियों के, इसलिए ये अपना घर लट्ठों पर बनाते हैं। देखिए इनकी बस्तियां जो होती हैं वो लट्ठों पर, ये लट्ठों को जो है जो लंबे लंबे लट्ठे होते हैं इनको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं और गाड़ने के बाद में इसके ऊपर अपनी ये बस्तियों को बसाते हैं। कुछ इनके ढाल, छतों के ढाल त्रिभुजाकार होते हैं, स्लोप ज़्यादा होता है। और कभी कभी कुछ झोपड़ियों को आप देखेंगे तो पेड़ों के सहारे जो है वो बनाते हैं, पेड़ों की टहनियों पर जो है ये बनाते हैं। यानी लट्ठों का घर इनके यहाँ जो है मुख्य रूप से बनाया जाता है। आपको मैं एक चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से इनकी लट्ठों के घरों को ये मुख्य रूप से बनाते हैं। ये देखिए बहुत ही बारीक निगाह से आप देखिएगा, ये लट्ठे हैं और आसपास के वृक्ष हैं, इन्हीं के ऊपर ये झोपड़ियाँ मुख्य रूप से बसाते हैं, क्योंकि इसी से इनको रक्षा होती है, ह्यूमिडिटी भी कुछ कम होती है और सांप बिच्छू जो भी आते हैं वो निचले भाग में ही रह जाते हैं, ऊपरी भागों पर नहीं जाते हैं। ये अपने लट्ठों पर एक विशेष प्रकार का गोंद लगा देते हैं। यदि कोई जानवर इन लट्ठों के सहारे ऊपर चढ़ता है तो वो जो है उसमें चिपक जाएगा, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। या कुछ जहरीला पदार्थ भी लगा देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी इनकी ज़रूरत होती है सुरक्षा। एक और भी चित्र इनका है, ओके, ये इसको भी देख सकते हैं। ये वृक्ष है और ये लट्ठों का घर है, ये सीढ़ियां हैं, उसके ऊपर ये अपनी झोपड़ियों को बसाते हैं। तो इस प्रकार से इस सकाई या सोनाई के जनजातियों के घरों को आप देखने को पाएंगे, जो है नीचे की तरफ दक्षिणी थाईलैंड और मलाया प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर ये मुख्य रूप से निवास करती हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब मुख्य रूप से आखेट, ये लोग शिकार का काम जो करते हैं, बर्छी, भाला और लकड़ी, मजबूत लकड़ी नुकीली होती है जिसको गड्ढा खोदने के काम में लाते हैं। और इनका सबसे एक प्रमुख होता है, जैसे आप देखा होगा कि क्या कहते हैं, सेमांग और पिग्मी जनजाति धनुष तीर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये धनुष तीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनके यहाँ एक फूंक नली का इस्तेमाल किया जाता है। फूंक नली ऐसी होती है, एक बांस की जो है खोखलाकार ऐसे भाग होता है,
और इसमें से तीर भी ये लोग बनाते हैं, अगला भाग नुकीला होता है। तो इस फूंक नली में ये तीर को ऐसे डालते हैं और पुश करके अपने टारगेट को मार देते हैं। जैसे ये नली है, जिसे आप बंदूक का कॉन्सेप्ट समझिए कि नली होती है, उसमें ट्रिगर हम जाते हैं तो गोली जो है नली के सहारे की तरफ बढ़ती है। उसी तरह इस फूंक नली में जो है, इसका मुख्य नाम फूंक नली है, देख लीजिए, फूंक नली। तो इस फूंक नली से ऐसे तीर आगे की तरफ जाता है। इसमें बताते हैं कि फ्लो ज़्यादा होता है। हम लोग तो प्रयोग करेंगे थोड़ी दूर पर गिर जाएगा, लेकिन ये पता नहीं किस चीज़ से पुश करते हैं उसको कि वो काफ़ी अपने निशाने पर ही जाकर के लग जाता है। तो एक पाइप होती है जिसके सहारे से ये तीर फेंका जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सकाई और सोनाई जनजाति जो है उनकी यही व्यवस्था होती है। इसमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। सेमांग जनजातियों के दक्षिण में रहते हैं, लट्ठों के सहारे ये ऊपर बेस बना करके लकड़ी का घर बनाते हैं, छतें जो है ढालू होती हैं और औजार उपकरण के रूप में फूंक नली का इस्तेमाल करते हैं। तीन चीज़ें जाननी हैं, कहाँ रहते हैं, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं और इनकी जो है व्यवस्था क्या है, इनका आवास किस प्रकार से बनता है। तो इनमें अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछ सकता है कि इनके आवास या लट्ठों के घरों पर बनाने वाली प्रजातियाँ मुख्य रूप से कौन सी हैं, तो सकाई सोनाई है। फूंक नली उपकरण का इस्तेमाल करने वाली जनजाति कौन है, वो सकाई सोनाई है। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे बोरो लोग भी कुछ इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर इनका निवास स्थान कहाँ पर है, मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण में, सेमांग के निवास स्थल के दक्षिण में निचले नदी घाटी क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है। चलते हैं हम, अगली जनजाति जो है वो है बोरो। ये भी इक्वेटर रीजन में निवास करती है। बोरो अमेजन बेसिन में निवास करने वाली ये जनजाति मुख्य रूप से होती है। इसका पहले हम निवास क्षेत्र बता देते हैं। ये भी एक विषुवत रेखीय क्षेत्र के निवासी होते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा मुख्य रूप से पिग्मी के बारे में, सेमांग के बारे में, सकाई सोनाई के बारे में, और अब पढ़ेंगे हम बोरो के बारे में। यही चार जनजातियों को मुख्य रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हमने सेलेक्ट किया था कि जिसको आपको पढ़ना है। और इसके बाद में जो आपका अगला चैप्टर होगा जनजातियों के बारे में, वो होगा एस्किमो और बुशमैन। एक हम शीत मरुस्थलीय क्षेत्र से जनजाति को लेंगे और एक उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र से जनजाति को मुख्य रूप से हम लेंगे। तो चलते हैं, हम एक और विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है बोरो। चलने दीजिए। अब आप देख लीजिए पहले बोरो का निवास स्थान कहाँ पर पाया जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा, ये दक्षिणी अमेरिका है। इसके पूरब में अटलांटिक ओशियन, पश्चिम में पैसिफिक ओशियन। ये ब्राज़ील है, आपका ब्राज़ील का हिस्सा, पेरू, कोलंबिया, चिली, इसी सब क्षेत्र में है। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र को धारण करने वाली नदी जो है, जिसका नाम अमेजन नदी है, उसका एक कैचमेंट एरिया पड़ता है। अमेजन और उसकी सहायक नदियाँ ऐसे ऐसे बहते हुए जो है अटलांटिक ओशियन में गिरती हैं। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये अमेजन बेसिन का है। परीक्षाओं में एक प्रायः पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा बड़ी नदी और लंबी नदी में अंतर है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन अब बड़ी नदी पूछेंगे या कैचमेंट एरिया पूछेंगे, किस नदी का कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया मुख्य रूप से वो पड़ता है, इसी अमेजन का पड़ता है। अमेजन बेसिन, अमेजन और उसकी सहायक नदियों का ये क्षेत्र पड़ता है। और इसी अमेजन बेसिन में जो बहुत ही विषम परिस्थितियाँ यहाँ पर होती हैं, यहीं पर बोरो जनजातियाँ निवास करती हैं। मैंने बताया था कि ज़्यादातर ये ऊंचे भाग में, नदी घाटी क्षेत्रों में निवास करती हैं, लेकिन ऊंचे भाग में पाई जाती हैं। हमें इनकी बोरो की बस्तियाँ यहाँ उत्तरी भाग में ऐसे ऐसे छिटपुट रूपों में मिलती हैं। चूँकि इनकी संख्या अधिक है, लगभग जो है 10,000 बोरो प्रजातियां, ये 10,000 बोरो प्रजातियां 1.5 लाख 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है।
यानी 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये बोरो प्रजातियों का फैले हुए हैं चारों तरफ से, लगभग 10,000 इनकी संख्या है। और ये मुख्य रूप से आदिम कृषक के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे आप, एक है आधुनिक कृषक जो ट्रैक्टर और यंत्रीकृत खेती करते हैं, यंत्रों के माध्यम से करते हैं। आदिम कृषक या आदिकालीन कृषि जिसको हम कर्तन और दहन प्रणाली कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली का मतलब ये होता है, एक चीज मैं यहां पर आपको स्पष्ट कर दूं, आदिम कृषि का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर ये जो जंगली क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां होती हैं या पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां होती हैं, वो आदिम कृषि कहते हैं। ये इसको हम स्थानांतरणशील कृषि भी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी एक स्थान पर ये जनजातियां निवास करेंगी, वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों को या जंगले पौधों को जो है जला करके, राख करके उसको ढेर कर देंगी, वहाँ पर खेती का काम करेंगी। उसके बाद में उस स्थान को छोड़ करके उसके बगल वाले प्लाट में चली जाएंगी, वहाँ पर खेती का काम करेंगी। जब वहाँ की उर्वरता समाप्त हो जाएगी तो फिर पुनः पिछले वाले पर आ जाएंगी। तो इस प्रकार से होता है। अच्छा, दूसरा इनका स्थानांतरण भी होता रहता है। एक स्थान पर यहाँ झुग्गी झोपड़ी बनाई, कल वहाँ पर बनाया। तो इस प्रकार से ये आदिम कृषि का स्वरूप होता है। यानी एक स्थान पर खेती करना, फिर वहाँ की जब मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाए तो अपने भोजन की तलाश में, पशुओं की तलाश में, शिकार की तलाश में दूसरे स्थान पर जा करके बस जाना और वहाँ खेती करना, यह कृषि प्रणाली आदिम कृषि कहलाती है। इसी को हम स्थानांतरणशील कृषि या कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि कर्तन और दहन कृषि प्रणाली किन क्षेत्रों में फैली हुई है, किन क्षेत्रों में की जाती है, या किन जनजातियों के द्वारा कर्तन और दहन कृषि की जाती है। अब चलते हैं इनका प्राकृतिक वातावरण क्या है अमेजन बेसिन का। जिस प्रकार से आपने देखा कि सेमांग के क्षेत्र का जो प्राकृतिक वातावरण था, पिग्मी के क्षेत्र का जो प्राकृतिक वातावरण था, वही लगभग उसी के समतुल्य यहाँ पर है, क्योंकि विषुवत रेखा इसी क्षेत्र से होकर के गुजरती है, अमेजन बेसिन से ही होकर के गुजरती है। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तापक्रम जो है इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस क्षेत्र का टेम्परेचर होता है। और बहुत ही सघन ऊंचे ऊंचे वन पाए जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और मैं बता दूं आपको, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है। कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, इन सब इक्वेटर रीजन में सबसे ज़्यादा विश्व की जो है स्थलीय भाग की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता और विभिन्न प्रकार की पौधों और वनस्पतियों, जीव जंतुओं की प्रजातियां जो है इसी क्षेत्र में ही मुख्य रूप से मिलती हैं। यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ है। आपको मैं बता दूं, कुछ जो क्षेत्र ये वाला भाग है ये एंडीज पर्वत का है, ये भाग। तो और इस भाग पर जो निवास करने वाली जनजातियां हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सब नदी घाटी में है, नदी घाटी के ऊपरी हिस्सों में, पहाड़ी टीलों पर या ऊपरी भागों पर ये जनजातियों के मकान ज़्यादातर बने मिलेंगे, क्योंकि इनको अपने सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ भी मुख्य रूप से दिखाई देता है। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। शारीरिक बनावट, इनके शरीर कैसे हम पहचानेंगे कि ये पिग्मी हैं, कि जो है रेड इंडियंस हैं, या जो है सेमांग हैं, या जो है बोरो हैं। मैं आपको बता दूं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के जो रेड इंडियंस हैं, उनसे मिलती हुई प्रजातियां हैं। याद रखिएगा, यहाँ का थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज है, हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी वही विषुवत रेखीय जलवायु का ही क्षेत्र है, लेकिन इनकी संबद्धता जो है रेड इंडियन से बताते हैं मानव शास्त्री। ये बताते हैं कि इनका रंग थोड़ा साफ होता है, त्वचा का रंग भूरा होता है, बाल सीधा होता है, और कद जो है इनका मध्यम आकार का होता है। ये पिग्मी की तरह बहुत नाटे कद के नहीं होते हैं। इनका चेहरा भी साफ होता है, क्योंकि रेड इंडियंस जो होते हैं वो श्वेत होते हैं। थोड़ा सा उनका चेहरा आप देखेंगे तो साफ सुथरा दिखाई देगा, लेकिन ये पूर्णतया साफ सुथरा नहीं है, बल्कि इनका रंग भूरा है, बाल थोड़ा सा सीधे होते हैं, और कद इनका मध्यम होता है। अब चलते हैं हम इनके व्यवसाय पर, इनकी अर्थव्यवस्था क्या है। भोजन व व्यवसाय, हाँ,
देखिए, ये भी मुख्य रूप से भोजन एकत्र करने का काम करती हैं। थोड़ा सा पूछ कर दो। ये भी, तो कहने का मतलब ये है कि आखेट का भी ये काम करते हैं और भोजन एकत्र करने का भी काम करते हैं। और इनके यहाँ, अच्छा, ये चूंकि आदिम कृषि करते हैं तो इनके यहाँ एक कसावा की रोटी और चटनी, ये इनका प्रिय भोजन होता है। कसावा की रोटी और चटनी, ये बोरो जनजातियों का प्रिय भोजन होता है। ये अपने भोजन में चटनी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये खेती का भी काम करते हैं और ये मुख्य रूप से लकड़ी का हल बना करके खेत की जुताई करते हैं, जंगलों को साफ करके भूमि तैयार करते हैं। जैसे अभी मैंने बता दिया कि आदिम कृषि प्रचलित है, एक स्थान पर जंगलों को साफ करके खेती का काम करेंगे, फिर वहाँ की उर्वरता समाप्त हो जाएगी, दूसरी लकड़ी के हल का ये प्रयोग मुख्य रूप से पकड़ते हैं। और मक्का, कसावा, रतालू, शकरकंद, ये जो है इनकी खेती मुख्य रूप से इस क्षेत्र में होती है। और भालू, भेड़िया, सुअर, यानी छोटे मध्यम किस्म के जो जानवर होते हैं उनका भी ये शिकार करते हैं। ज़्यादातर जो ज़मीन में रेंगने वाले जीव होते हैं उनको भी पकड़ कर ये खा जाते हैं। बंदर, लंगूर और पंछी का शिकार करते हैं। पक्षी का शिकार करने के लिए क्या करते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर पंछी ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर ये दानों को, मक्के के दानों को या अन्य चीज़ों के बेर के दानों को ये बिखेर देते हैं और उसमें कुछ लसलसा पदार्थ मिला देते हैं। जब पंछी उस स्थान पर बैठता है तो उसी में जो है फंस जाते हैं, उनके चोंच फंस जाते हैं और फिर जो है उसका शिकार आसानी के साथ ये लोग कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से आखेट के लिए लकड़ी का नुकीला भाग और बर्छी, तीर, कमान, इनका प्रयोग करते हैं। और इनके यहाँ भी फूंक नली का प्रयोग होता है। अभी हम इसको दिखा देंगे आपको चित्र में लास्ट में कि किस तरीके से ये फूंक नली का प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रमुख हथियार पक्षियों को शिकार करने के लिए फूंक नली होता है। जैसे ये इस तरह से बैठेंगे और फिर देखेंगे कोई पंछी बैठी तो वहाँ पर ये पुश कर देंगे, तो इस तरीके से करते हैं। और कुछ चीज़ें जो है ये लसलसा पदार्थ भी ज़मीन पर बिखेर देते हैं दानों के रूप में। पंछी उनको आती है तो उनका मुख बंद हो जाता है या वो बेहोश हो जाती हैं, कुछ जहरीला पदार्थ मिला देते हैं। तो इस प्रकार से भी ये शिकार का काम करते हैं। अब चलते हैं हम वस्त्र पर और आवास पर। इनके वस्त्र कैसे होते हैं और आवास कैसे होते हैं। वस्त्र एवं आवास। बोरो जनजातियां ज़्यादातर अर्धनग्न या नग्न अवस्था में मुख्य रूप से होती हैं। हाथ का बना हुआ कपड़ा मोटा जो है लपेटे होती हैं। स्त्रियां तन के नीचे ढके होती हैं। अपने वक्षस्थल पर भी कुछ पत्तियां को जो है ढके हुए ये दिखाए, मतलब मुख्य रूप से ढकती हैं। ज़्यादातर स्त्रियां जिनके यहाँ भी नृत्य कला होती है, जब कोई उत्सव होता है या इनके यहाँ एक विजय उत्सव भी मनाया जाता है, कोई जनजाति जब दूसरे क्षेत्रों में आक्रमण करके उसको जीत आती है तो इनके यहाँ विजय उत्सव मनाया जाता है। तो ज़्यादातर स्त्रियां जब किसी स्वागत समारोह में या कोई इनके यहाँ अन्य उत्सव होता है तो अपने शरीर पर चित्रकारी करती हैं, गोदना गुदवाती हैं। जैसे आप लोग टैटू वगैरह बनवाते हैं, शौकीन होते हैं, उसी तरह वो भी जो है अपने शरीर पर चित्रकारी का काम करती हैं। और ये बांस की बनाई हुई कंघी अपने पास हमेशा रखती हैं। जैसे कुछ लोग शीशे रखते हैं और कुछ अब आधुनिक युग में सब पर्स में अपने तमाम सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री रखने लगे हैं, तो उसी तरीके से ये लोग बांस की कंघी भी रखते हैं, जिससे समय समय पर अपने केस को निखारते भी रहते हैं। तो इस प्रकार ये अपने पास रखती हैं। आवास इनका जो होता है, हमने अभी बता दिया कि नदी घाटी क्षेत्रों में ऊंचा स्थान जहाँ पर ये अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं पर ये आवास 15-20 मीटर तक लंबे लंबे बनाए जाते हैं। मकान 1 या 2 कमरों के बनाए जाते हैं और आवास पूर्णतः ये लकड़ी के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में लकड़ी ही एक प्रमुख उत्पाद है जिसको जला करके ये अपना काम करते हैं और उसी लकड़ी से मतलब मकान भी बनाते हैं। तो ये था इनका ये आवास और मुख्य जो है वस्त्र। अब चलते हैं हम इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, यही लास्ट पॉइंट है इनका, सामाजिक व्यवस्था। इनके यहाँ जहाँ पर बोरो जनजातियाँ निवास करती हैं तो प्रत्येक मजरे का, जो हमने यहाँ मजरे या गांव बोलते हैं, टोला कहते हैं, तो प्रत्येक समूह में जो कुशल आखेटक होता है या तेज तर्रार युवक होता है,
उम्र में अधिक होता है, क्योंकि ज़्यादा उम्र बूढ़ बुजुर्ग लोग होते हैं, तो ज़्यादातर उन्हीं को गांव का मुखिया बना देता है। मुखिया ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो बूढ़ बुजुर्ग लोगों की गांव की पूरी जिम्मेदारी मजरे की होती है, और एक तेज़ युवक को जो एक नायक के रूप में उस गांव के रूप में जो है मुख्य रूप से काम करता है। प्रत्येक गांव में एक धार्मिक गुरु होता है। जैसे अपने यहाँ झोला छाप डॉक्टर होते हैं, तो एक झोला छाप डॉक्टर का कुछ एरिया होता है, जिस एरिया में जाता है, मजरे में जाता है, दवा पानी करता है। तो उसमें जो है एक धार्मिक गुरु होता है। जब कोई बच्चा बीमार होता है, स्त्री बीमार होती है या उसे कुछ हो जाता है, तो ये जो है उस धार्मिक गुरु के पास में जाते हैं। धार्मिक गुरु उसका उपचार करता है, जादू टोना मंत्र के माध्यम से हवन करता है, लकड़ी को जलाता है और उसके क्या कहते हैं धुएं से जो है उसकी सेकाई करता है और फिर उसका उपचार करता है। ये प्रथा इन लोगों के यहाँ प्रचलित है। जैसे अपने यहाँ पंडित कोई चीज़ संकट आ जाता है, ग्रह दशा खराब रहती है, तो हम पंडित को बुला करके कथा करवाते हैं, भागवत करवाते हैं। उसी तरीके की प्रथा इनमें होती है। धार्मिक गुरु को ये सर्वोपरि ही मानते हैं। अब इसमें एक चीज़ और होता है, इनके शादी विवाह के दौरान उत्सव मनाया जाता है। उत्सव में मांस मदिरा का भी सेवन किया जाता है। और इनके यहाँ एक और है विजय चिन्ह। एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये एक बोरो का निवास स्थल है और ये दूसरे का है। अब इनमें जो है कभी कभी कुछ विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो एक बोरो के क्षेत्र का या मजरे का जो मुखिया होता है वो प्लान बनाता है। चूंकि जानते हैं कि ये लोग भी निर्भीक लड़ाकू और साहसी होते हैं, बहुत विषम परिस्थितियों में अपना जीवन जीते हैं, तो इस मजरे का जो मुखिया होता है, अगर इस गांव से कुछ विवाद हो गया तो उस मुखिया आगे चलेगा, एक पूरा व्यूह रचना बनाएगा कि किस प्रकार से अटैक करना है, किस प्रकार से लोगों को मारना है, क्या करना है। तो ये जो है रात्रि के समय में ज़्यादातर अटैक करते हैं, पूरे गांव को घेर लेते हैं और फिर वहाँ पर दंगा फसाद करते हैं और अपना बदला ले लेते हैं। उसके बाद में ये आते हैं और एक विजय चिन्ह के रूप में एक उत्सव मनाते हैं। विजय चिन्ह के रूप में इनके कंकाल जो खोपड़ी होती है, मानव खोपड़ी, उसको जो है आगे की तरफ रखा जाता है और फिर उसी पर ये जो है नृत्य करते हैं। महिलाएं भी नृत्य करती हैं, बच्चे भी नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि बोरो की सामाजिक परंपरा क्या होती है। तो आज की क्लास में आपने मुख्य रूप से पढ़ा कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों के में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो किन किन स्थानों पर रहती हैं, कैसे भोजन को करती हैं, कौन सी आखेटक प्रजाति है, कौन सी शाकाहारी है, कौन सी मांसाहारी शाकाहारी दोनों हैं, कौन किस परिस्थिति में रहता है, इनका निवास क्षेत्र क्या है, ये क्या उपकरण प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से इनकी अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में आपने मुख्य रूप से जाना। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर यही पूछा जाता है। आप विश्व की प्रजातियों को जो 40-45 प्रजातियां मुख्य रूप से हैं, उनको आप उनका एक तरफ प्रजातियों की लिस्ट बनाइए, दूसरा उनका निवास स्थान का चित्र बनाइए और दोनों में जो है टैली कर दीजिए कि कौन सी प्रजाति किस क्षेत्र में रहती है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर कर दूं। देखिए ये घर है, इसी तरीके से ये अपना मकान बनाते हैं। पिग्मीज लोग, ये पिग्मी का है, मैं एक बार स्लाइड आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से। और फिर इसके बाद में ये दूसरा है लट्ठे का घर, जो अभी हमने बताया था, सकाई या सोनाई जनजाति लोग इसका प्रयोग करते हैं। अरे यार ये जा क्यों नहीं रहा। चलिए ठीक है, बस हो गया, बंद कर दो। तो ये आपका क्लास